हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल कैफे इंग्लिश में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने हम डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस सेशन में। ठीक है ना। तो टोटल 15 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस सेशन। ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्रोनाउन। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि कुछ चीजें रह गई है, मैं सोच रहा हूँ वो क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आप लोगों को भी समझा दूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है, आई यू एंड ही मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन करियर गाइडेंस। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आई यू एंड ही। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है आपका। सेकंड पार्ट है मस्ट अटेंड। तीसरा है द सेमिनार ऑन करियर गाइडेंस। चलिए देखो, अभी क्या है कि बेसिकली ये जो वाक्य है ना, ये किस पे बेस्ड है मैं बता देता हूं आप लोगों को। ये बेस्ड है किस पे? सीक्वेंस पे। किस पे बेस्ड है ये? सीक्वेंस पे बेस्ड है ये, है ना। क्रम, क्रम किसका? पर्सन का। पर्सन कौन कौन से हुए हमारे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, है ना। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, जिसको हम क्या बोलते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन जिससे बात करी जा रही है वो यू है। और थर्ड पर्सन क्या होगा? जब भी किसी ऐसे पर्सन के बारे में बात करी जाए जो मौजूद ना हो, है ना, या फर्स्ट और सेकंड पर्सन मिलकर जब किसी तीसरे जने के बारे में बात कर रहे हो, जैसे ही हो सकता है, वो शी हो सकता है, दे हो सकता है ना। ऑब्जेक्ट है तो इट हो सकता है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, सीक्वेंस में क्या है, अगर कभी भी याद रखना, सीक्वेंस में एक चीज याद रखना, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका वाक्य की जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी? 2 3 1। मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन एंड फाइनली कम्स अवर फर्स्ट पर्सन। ये सीक्वेंस है। कब? जब सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव सेंस में, है ना। ये पॉजिटिव और नेगेटिव में बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पॉजिटिव सेंस में हम लोग क्या करेंगे? जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे वो 2 3 1 करेंगे। अब यहाँ पे देखो, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है कि आई यू एंड ही मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन करियर गाइडेंस। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है ये किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं दर्शा रहा है। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में इसमें एरर है एंड द करेक्ट आंसर शुड बी यू, ही एंड आई। क्लियर है? ये चीज आपको समझनी है। तो ये सीक्वेंस पे बेस्ड है। ठीक है, यू, ही एंड आई मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन करियर गाइडेंस। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट, यू, ही एंड आई आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। अब देखो, सेंटेंस नेगेटिव क्या है? नेगेटिव जब मैंने बोला था कि पॉजिटिव अगर सेंटेंस सेंस इंप्लाई कर रहा है वाक्य, तो सीक्वेंस होनी चाहिए 2 3 1। ठीक है, नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस में अगर नो है, नॉट है या नेवर है तो फिर हम सीक्वेंस क्या कर देंगे? 1 2 3। ऐसा नहीं है। नेगेटिव अगर आपका है तो जो सीक्वेंस रहेगी प्रोनाउन की वो क्या रहेगी? रहेगी 1 2 3। और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? जैसे जेल जाने की बात हो, कहीं पे ब्लेम लेने की बात हो, या कहीं पे कुछ गलत हुआ है जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो उस केस में हमारी जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी? 1 2 एंड 3। तो इसमें भी फर्स्ट वाले पार्ट में गलती है और आंसर क्या हो जाएगा? आई, यू एंड ही आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। की वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, है ना। हमें ब्लेम होना चाहिए, हमें ब्लेम करना चाहिए, हमें ब्लेम किया जाना चाहिए इस एक्सीडेंट के लिए। आपको एक चीज और समझनी है इसमें, वो ये, कई स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि आई यू एंड ही इज आना चाहिए टू बी, कि ही है। नहीं, आप देखो यहाँ 3 लोगों की बात हो रही है। आई, यू एंड ही, 3 लोग जिम्मेदार हैं इस एक्सीडेंट के लिए। तो वर्ब यहाँ पे आर जो है बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? अच्छा, एक एग्जांपल और देखो, यू, ही एंड आई कैन नेवर बी फ्रेंड्स। मैं समझा रहा हूं ये आपको, देखो। अब आप लोगों ने देखा कि मैंने जब फर्स्ट एग्जांपल बताया था तो मैंने बोला कि सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव के केस में 2 3 1, नेगेटिव के केस में मैंने कहा सीक्वेंस होनी चाहिए 1 2 3। अब नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि सेंटेंस में नो नॉट नेवर देख लिया तो हाँ जी नहीं। नेगेटिव मतलब कोई वैसा नेगेटिव सेंस इंप्लाई करे हो। ठीक है, जो मतलब क्या गलत सेंस आ रहा हो वाक्य में। अब देखो यहाँ पे क्या है, यू, ही एंड आई कैन नेवर बी फ्रेंड्स। अगर आप सोच रहे हो कि सेंटेंस यहाँ पे नेगेटिव है और ये होना चाहिए आई, यू एंड ही, तो ये अप्रोच कैसा है? ये गलत अप्रोच है। 3 लोग अगर आपस में दोस्त नहीं हो सकते तो इसमें गलत क्या है? क्या पता उनका कंपैटिबिलिटी ना हो, क्या पता उनके जो थॉट्स हैं वो एक जैसे ना हो। क्लियर है? ठीक है ना, दोस्त वही होते हैं ना जिनके साथ हमारी कंपैटिबिलिटी मैच कर जाती है।
तो यू ही एंड आई कैन नेवर बी फ्रेंड्स का मतलब क्या है कि हमारा नहीं बनता है, हमारा मतलब सोच का कोई मेल मिलाप नहीं है, तो इसलिए हम तीनों दोस्त नहीं बन सकते। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, है ना? क्लियर है? जब आपसी तालमेल नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, है ना? कि नहीं बन सकते दोस्त, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझनी है कि यू ही एंड आई कैन नेवर बी फ्रेंड्स क्या है, बिल्कुल ठीक वाक्य है। आई होप नेगेटिव की जो परिभाषा मैंने आपको दी सीक्वेंस के केस में, वो आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, ज्यादा नहीं है, 15 क्वेश्चन है बस, ठीक है? नेक्स्ट, द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। अब देखो, इसको एक चीज समझनी है, क्लियर है? अब हम क्योंकि प्रोनाउन की बात कर रहे थे, प्रोनाउन में हम देखेंगे ही, शी, यू, वी, दे, इट कहां है, हु, विच, दैट, इन्हीं का इस्तेमाल हम देखते हैं, या माय, हिज, हर, देयर, अवर, यूर। अब यहां देखो क्या है, द पार्टी चीफ, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट नंबर 1। उसके बाद एंड द चीफ मिनिस्टर, ये कौन सा है, ये नंबर हो गया सब्जेक्ट नंबर 2। क्लियर है? फिर मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम डिटरमिनर का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, और एंड से हमने क्या करा है, कॉमन नाउन का यूज करा और दोनों के साथ डिटरमिनर लगा दिया, तो वहां दो सब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, माय सेक्रेटरी एंड माय टाइपिस्ट, इसका मतलब यहां जो सेक्रेटरी अलग है और टाइपिस्ट अलग है। बट इफ आई से माय सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट, इसका मतलब जो सेक्रेटरी है वही टाइपिस्ट भी है। अब इस केस में जो वर्ब हो जाएगी सिंगुलर हो जाएगी, जैसे माय सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट इज एब्सेंट टुडे। बट अगर मैं ये कहूं माय सेक्रेटरी एंड माय टाइपिस्ट, तो हो जाएगा आर एब्सेंट टुडे। क्लियर है? उसी तरीके से मैंने आर्टिकल का बताया था आपको, क्लियर है? ठीक है ना, ये आर्टिकल में मैंने बताया था आपको। अब देखो यहाँ कितने आर्टिकल है, द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर, इसका मतलब यहाँ दो पर्टिकुलर अलग अलग लोगों के बारे में बात हो रही है, तो हिज की जगह क्या आ जाएगा, देयर। क्लियर है? देयर व्यूज। अगर होता था पार्टी चीफ एंड चीफ मिनिस्टर, तब ये ठीक था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टी चीफ है वही चीफ मिनिस्टर भी है। ये सब्जेक्ट एग्रीमेंट मैंने आपको बताया था, द कैप्टन एंड विकेट कीपर ऑफ टीम इंडिया इज कमिंग, है ना? और मैं अगर बोलूं द कैप्टन एंड द विकेट कीपर, इसका मतलब दो अलग अलग लोग हैं, कैप्टन अलग है और विकेट कीपर अलग है। ये चीज मैंने ऑलरेडी बता रखी है सब्जेक्ट एग्रीमेंट में। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। मिस्टर गुप्ता, माय फ्रेंड एंड प्रोफेसर इज नोन फॉर देयर गुड बिहेवियर। Mr. Gupta, my friend and professor is known for their good behavior. ठीक है, चलो अब इसमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस करा था। पहली बात तो ये कि यहाँ पे मिस्टर गुप्ता के बारे में बात हो रही है, और मिस्टर गुप्ता के लिए ही क्या कॉम्प्लीमेंट है कि वो मेरे दोस्त भी है और प्रोफेसर है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड और प्रोफेसर जो है वो कौन है, इज द सेम पर्सन एंड दैट पर्सन इज मिस्टर गुप्ता। क्लियर है? तो देयर की जगह क्या आ जाएगा, हिज। वैसे ही एक सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है हम लोगों ने। क्लियर है? चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। The manager as well as the clerks absented themselves yesterday. कुछ वर्ब्स बताई थी मैंने आपको, ट्रांसिटिव वर्ब्स, जिनके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट प्लेस करना पड़ता है ना? क्लियर है? जैसे एब्सेंट हो गया, और हिड वाला एक एग्जांपल था, और ठीक है, एंजॉय था, इस तरीके से। ठीक है, रिकंसाइल था, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए थे आपको। अब देखो उसी पे बेस्ड एग्जांपल, ये क्या है, खुद से बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, जैसे मैं सर्च करता हूँ कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ। तो इससे ये पता चलता है कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो मैंने जितनी चीजें आपको बताई है, उसमें क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स। अब इसमें दिक्कत क्या है कि एज वेल एज, जैसे ठीक है ना, हमने क्या बोला था कि एज वेल एज सब्जेक्ट एग्रीमेंट में मैंने बोला था कि एज वेल एज से पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, आगे की इंफॉर्मेशन फर्निश करते हैं। आगे की जो भी इंफॉर्मेशन होगी डिपेंड करेगा कि इसका नंबर क्या है, इस वाली संज्ञा का नंबर क्या है, बाद वाली से कोई मतलब नहीं हमें। ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं, अलोंग विद, टुगेदर विद, है ना, गाइड, इन द गाइडेंस ऑफ, गाइडेड बाय, लेड बाय, अकम्पनीड बाय, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। और समझाने के लिए मैंने क्या बोला था कि प्रेपोजिशन ये होते हैं, प्रेपोजिशन के बाद हम लोग, प्रेपोजिशन के बाद जो इंफॉर्मेशन लगती है वो ऑब्जेक्ट होती है, और हमें वर्ब और प्रोनाउन किसके हिसाब से यूज करना चाहिए, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैनेजर। तो मैनेजर के हिसाब से यहाँ पे देमसेल्व्स नहीं आएगा, क्या आएगा, हिमसेल्फ। क्लियर है? हम लोग जो प्रेफरेंस देंगे कौन से सब्जेक्ट को देंगे, मैनेजर को। क्लियर है? तो बेसिकली क्या है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी क्या है, थोड़ा सा रोल है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, दो सब्जेक्ट हैं, एक मैनेजर जो कि सिंगुलर है, क्लर्क्स प्लूरल है। तो हम जो इंफॉर्मेशन है वो किसके हिसाब से लगाएं, तो मैंने बताया था एज वेल एज में
पहला वाला जो सब्जेक्ट होता है उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट, he introduced to the chairman as host of the event. He introduced to the chairman as host of the event. ठीक है, इतना ही लिखूंगा बस। ठीक है, तब तक आई होप आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा, नहीं सोचा तो मैं बता रहा हूं। He introduced to the chairman as host of the event. अच्छा सुनो मेरी बात, देखो he सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस्ड ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसने क्या करा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यूज करी है। ठीक है, इसको ठीक है कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो इसे। यहाँ पे प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर रखा है। प्रेपोजिशन का द चेयरमैन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ही इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन। अब बात आती है कि ही इंट्रोड्यूस्ड, आपको समझना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो इसका यहाँ पे क्या मिसिंग है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना। जैसे मैंने क्या बताया था, दे एंजॉयड देमसेल्व्स, यू मस्ट रिकंसाइल योरसेल्फ टू अ लाइफ ऑफ पोवर्टी नाउ, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ही इंट्रोड्यूस्ड। अब बात आती है इंट्रोड्यूस्ड whom टू द चेयरमैन। किसको भाई, इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन। इसने चेयरमैन को इंट्रोड्यूस कराया, किसको। क्लियर है। तो अब आपको समझ नहीं है यहाँ पे क्या आना चाहिए, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। क्लियर है। मैंने क्या बोला, जब किसी ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है और सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट ना हो, तो हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी, ये मैंने आपको बताया था। क्या यहाँ पे हिमसेल्फ ही आएगा, नहीं, जरूरी नहीं है। आप चाहो तो यहाँ क्या लिख सकते हो, ही इंट्रोड्यूस्ड राम टू द चेयरमैन एज होस्ट ऑफ द इवेंट। ही इंट्रोड्यूस्ड राम, उसने क्या करा कि वो राम को ले गया चेयरमैन के सामने और कैसे प्रस्तुत किया, किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा राम को कि सर ये है इवेंट का होस्ट। समझ में आ रहा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है। आप राम लिख लो, श्याम लिख दो, ही इंट्रोड्यूस मी टू द चेयरमैन एज द होस्ट ऑफ द इवेंट। उसने क्या करा, मेरे को इंट्रोड्यूस करा है, किससे, चेयरमैन से। देखो ये है सर आज के होस्ट। पर जब ये राम नहीं लगा सकते, मी नहीं लगा सकते, तो क्या करा, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, हेलो सर, आप कौन, मैं सर इस इवेंट का होस्ट हूँ। खुद को भी इंट्रोड्यूस करा सकता है। क्या और तरीका है इस वाक्य को ठीक करने का, बिल्कुल है। वो क्या है, अगर आप चाहें ये हिमसेल्फ वगैरह कुछ नहीं लगाना है तो आप एक काम और कर सकते हैं इसमें। आप लिखो इसको ये, he was introduced, ये हमारा टेंसेस के पर्सपेक्टिव से हो गया। he was introduced to the chairman। he was introduced का मतलब क्या हुआ, अब इसने अभी तक तो क्या था, he introduced राम या he introduced himself, इसने ये एक्शन करा। he was introduced का मतलब क्या हुआ, अब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया किसी के द्वारा। वो अलग बात है कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो हमारा है वो अननोन हो जाएगा, कि इसको ना इंट्रोड्यूस करवाया गया था किसी के द्वारा, किसको, कि चेयरमैन को। ठीक है, और क्या बताया गया था इसके बारे में कि ये जो है ये होस्ट है। क्लियर है। तो ही वॉज इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन। तो ही वॉज इंट्रोड्यूस क्या है, पैसिव वॉइस हो गया। बस यहाँ पे ये है कि जिस व्यक्ति ने इसको इंट्रोड्यूस कराया चेयरमैन से, वो व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हुआ उसमें, पर ये भी आंसर है। क्लियर है। तो ही वॉज इंट्रोड्यूस वाले एग्जाम्पल को समझने के लिए, इसको समझने के लिए आप अगर एक्टिव पैसिव वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट, दे एंजॉयड इन द पार्टी। ठीक है, तो दे एंजॉयड इन द पार्टी। अब मैंने क्या बोला, जब भी ट्रांसिटिव वर्ब के साथ मुझे इन चीजों, इन सवालों का जवाब ना मिले, दे एंजॉयड व्हाट, ये whom हो गया, जैसे है ना, जैसे ऊपर था ही इंट्रोड्यूस्ड whom। जब इन ऐसे सवालों का जब हमें जवाब ना मिले ट्रांसिटिव वर्ब के बाद, तो समझ जाना वहां पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अब देखो, दे एंजॉयड, एंजॉयड ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है, एक्शन इन्वॉल्व होता ही है इसमें। दे एंजॉयड व्हाट इन द पार्टी, आंसर आ रहा है क्या इसका, व्हाट इन द पार्टी, ये तो आ ही नहीं रहा। तो लिखो, दे एंजॉयड डांसिंग, दे एंजॉयड ड्रिंक्स, दे एंजॉयड माय कंपनी इन द पार्टी। अगर यहां लिखा होता दे एंजॉयड माय कंपनी, दे एंजॉयड राम्स कंपनी, दे एंजॉयड म्यूजिक, तो क्या हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ती, नहीं। पर अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट मिसिंग है, दे एंजॉयड व्हाट इन द पार्टी। व्हाट, ये तो मैंने इस सवाल से पता ही नहीं चल रहा, व्हाट का आंसर तो आ ही नहीं रहा है मेरे, दे एंजॉयड व्हाट इन द पार्टी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है। मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं, दे एंजॉयड themselves इन द पार्टी। अब ठीक है, क्या themselves लगाना कंपलसरी है सर,
फिलहाल के लिए कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि हम प्रोनाउन पे बेस्ड एरर पढ़ रहे हैं। अगर जनरल सेंस में बोलूंगा कि सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाओ, लगाओ फिर कुछ भी, दे एंजॉयड, ठीक है ना, जो भी लगा सकते हो, फिर दे एंजॉयड द एक्ट, दे, ठीक है ना, दे एंजॉयड हिज एक्ट, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है themselves से लगाना है, हमें ऑब्जेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है बस। जब कोई चॉइस नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा लो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके हिसाब से आएगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? दे, तो themselves आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। His elder brother is more intelligent than him। ठीक है, तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि सारे सवाल जो हम डील कर रहे हैं ये हमने जो चीजें पढ़ी है उन्हीं पे बेस्ड है। His elder brother is more intelligent than him। चलो अब एक फ्लो में जो सेंटेंस पढ़ेंगे उन्हें लगेगा ठीक बिल्कुल ये एकदम। क्या गलती है इसमें? इसमें गलती है, देखो, हिज एल्डर ब्रदर, ये हमारा सब्जेक्ट है ना, ठीक है। हिज क्या डिटर्मिनर है हमारा? ये हमारा सब्जेक्ट है। हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम। अब बात क्या है कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट फर्स्ट है, यहाँ पे सेंटेंस क्या है, क्या शो कर रहा है? कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में मैंने आपको एक सिंपल सी चीज ये बताई थी कि कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ कि एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन दूसरे सब्जेक्ट से होना चाहिए। सीधी बात है। अगर मैं कह रहा हूं मैंने किसी सेंटेंस को आई से शुरू करा, कि मैंने बोला आई एम अ टीचर, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसी सेंटेंस को किसी और प्रोनाउन से बनाओ, मतलब किसी और व्यक्ति को वो करते हुए पर्सनल प्रोनाउन से, तो तुम क्या बोलोगे? ही बोलोगे, शी बोलोगे, वी बोलोगे, यू बोलोगे, दे बोलोगे, है ना? यही तो करोगे। मैंने बोला आई की जगह कोई दूसरा पर्सनल प्रोनाउन यूज करना, तो क्या करोगे? ऑब्वियस ही बात है, तुम हिम तो लगाओगे नहीं। अब मैंने बोला कि दे लाइक मी, अब मैंने तुम्हें बोला कि दे लाइक मी, इसमें मी की जगह कुछ और सब्स्टिट्यूट करो, तो तुम क्या कर सकते हो? कौन सा प्रोनाउन करोगे? दे लाइक हिम, दे लाइक हर, दे लाइक यू, दे लाइक देम। दे लाइक देम का मतलब वो लोग और वो अन्य किसी और लोगों को पसंद करते हैं। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट की जगह एक सब्जेक्ट लेगा, एक ऑब्जेक्ट की जगह एक ऑब्जेक्ट लेगा। जब एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हो तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन एक सब्जेक्ट से होना चाहिए, एक विषय से होना चाहिए। इसका मतलब हिम की जगह क्या आ जाएगा? ही। हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन ही, ठीक है। और ब्रैकेट में मैंने क्या बताया था समझने के लिए? क्या लिख देना? ही इज, हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन ही इज। क्लियर है? पढ़ा रखा है ये भी। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। The manager ordered the watchman to let the boys and I go in। ठीक है, the manager ordered the watchman to let the boys and I go in। चलिए देखो, सिंपल सवाल है। लेट का मतलब यहां पे क्या हो गया? टू अलाउ, ठीक है, अलाउ करना। अब आपको समझना है कि अलाउ यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब वर्ब का ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है भाई, वर्ब के बाद आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब का। और ऑब्जेक्ट अगर हो गया तो आई आना चाहिए या मी? बिल्कुल सही, मी आना चाहिए। तो इस वाले पार्ट में गलती है। द मैनेजर ऑर्डर द वॉचमैन टू लेट द बॉयज एंड मी गो इन। प्लीज अलाउ मी, ठीक है, इन, प्लीज अलाउ मी टू गो, प्लीज अलाउ मी, ठीक है ना, टू रेस्ट, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, प्लीज अलाउ आई नहीं बोलते हम लोग। ये चीज आप लोगों को समझनी है। चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 10वां सवाल जो है वो रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट अच्छा सवाल है। इफ आई वर हिम आई वुड हैव टॉट दोस चीट्स अ लेसन। इफ आई वर हिम आई वुड हैव टॉट दोस चीट्स अ लेसन। ठीक है, आप अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि मैंने इमेजिनेशन वाले केसेस पढ़ाए हैं टेंसेस में। क्लियर है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव मोड भी बोलते हैं। उस पे बेस्ड है ये, इमेजिनेशन पे बेस्ड है। इमेजिनेशन मतलब ये कैसी सिचुएशन रिफ्लेक्ट करती है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताती है ये, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। क्लियर है? अब आपको चीज समझनी है, देखो यहाँ क्या। इफ आई वर हिम आई वुड हैव टॉट दोस चीट्स अ लेसन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं उसकी उस, कहते हैं ना हम लोग, अगर उस व्यक्ति की जगह पे मैं होता या उस इंसान की जगह पे मैं होता ना, मैं बताता हूं उनको, मैं सबक सिखाता हूं उन्हें। तो ये इमेजिनेशन वाला केस है। दूसरी बात, यहाँ पे आई वर हिम का मतलब क्या हो? आई वर ही, ये क्या कहना चाह रहा है? इफ आई वर हिम क्या मतलब क्या है? क्या कहना चाह रहा है ये कि अगर मैं इसकी जगह पे होता, तो एक सब्जेक्ट ही दूसरे सब्जेक्ट की जगह ले सकता है। इसका मतलब तो क्या आना चाहिए था? इफ आई वर ही, हिम नहीं आएगा। एक व्यक्ति है जिसको किसी किसी लोगों ने कुछ लोगों ने चीट करा, तो उसको
कुछ उसके खिलाफ क्या करना था, कुछ मतलब एक्शन लेना था। तो अब उसने एक्शन ले लिया, तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं होता ना उसकी जगह पे, तो आई को किसने रिप्लेस करना है? मैं कौन हो गया वहां? थर्ड पर्सन हो गया। तो इफ आई वर ही, क्लियर है? मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, अब मेरे दोस्त के साथ तो फ्रॉड हो पर उसने कोई एक्शन नहीं लिया, अगर मैं होता ना उसकी जगह पे, तो वो हमारे लिए थर्ड पर्सन हो गया ना। तो आई रिप्लेस करेगा किसको? इफ आई वर हिम, मतलब मैं अगर उसकी जगह पे होता तो ही आएगा, हिम क्यों आएगा भाई? क्लियर है जी? ये चीज आपको समझनी है। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अरे यार ये फिर रिपीट हो गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी का काम हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे अभी और क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं। आज का सेशन मैंने थोड़ा सा इसलिए ब्रीफ रखा क्योंकि काफी दिन से वीडियोस रिलीज नहीं किए थे मैंने, तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं इसमें क्वेश्चंस, ठीक है। देखो ये अच्छा सवाल है। चलो 12वां सवाल मैं लिखता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। फिर हम 13वां डिसाइड करेंगे, उसके बाद 12वां डिसाइड करेंगे। बीइंग इल, ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम, ठीक है। बीइंग इल, ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम, पहला ही है। पहले हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं। बीइंग अ रेनी डे, आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम। देखो चलो आप दोबारा पढ़ता हूं, मैं दोबारा ये सवाल पढ़ूंगा। बीइंग अ रेनी डे, आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम। चलो ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज, हमारे पास क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट क्या है? एक तो देखो एक ही हो सकता है, आ रेनी डे, क्लियर है। और दूसरा मैंने क्या लिखा? आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम, ठीक है। कि मैंने क्या डिसाइड करा कि मैं घर पे रहना। अब आपको चीज समझ नहीं है, देखो आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? बीइंग वगैरह का इस्तेमाल जो है हम लोग, ये क्या है? बीइंग का इस्तेमाल, बी का एक फॉर्म होता है आईएनजी फॉर्म में, हम लोग बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता ही है पैसिव वॉइस के फॉर्मेशन में, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है, यहाँ पे इस सेंटेंस के लिए क्या था? आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम। बीइंग अ रेनी डे में क्या होगा? जब इस तरीके से हमारे पास, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आती है, क्लियर है, जहां पे हमारा सब्जेक्ट जैसे लिविंग नहीं है या कॉमन नहीं है। कॉमन क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे इस क्लॉज के लिए तो आई डिसाइडेड है, पर यहाँ पे आर एनी डे के लिए हमारे पास क्या है? जैसे ये बीइंग यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, इसके लिए मेरे पास एक सब्जेक्ट नहीं है, क्लियर है। अब क्योंकि यहाँ पे ना सब्जेक्ट कॉमन है, दूसरी बात रेनी डे को लिविंग तो है नहीं, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का यूज करते हैं, जो कि क्या हो जाएगा? इट बीइंग अ रेनी डे, आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बीइंग अ रेनी डे में हमारा जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो मिसिंग है हमारा। रेनी डे तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा, क्लियर है? क्लियर है? ये चीज समझनी है आपको, ठीक है। दूसरी बात, आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम, आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम हमारा दूसरा क्लॉज है, क्लियर है। तो रेनी डे में हमें क्या करना है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगाएंगे, जो कि क्या होता है? इट बीइंग अ रेनी डे, आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम। अब आओ इस वाले सवाल में जो मैंने लिखा था, बीइंग इल, ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। अब आपको चीज समझनी है, देखो क्या आपने कहा? बीइंग इल, ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। सर ने भी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे बीइंग इल में तो क्या है कि हमारे पास इल वो हो जाएगा, बीइंग हमारी चलो लिंकिंग वर्ब हो गई मान लो, ये इससे कनेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये इल हमारा। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है, इधर जो है इस वाले क्लॉज के लिए हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। पर आपको चीज समझनी है यहाँ पे, ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम, कौन? बीइंग इल, बीमार होने की वजह से ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। जब ही यहाँ पे हमारा ऑलरेडी सब्जेक्ट है, और यही हमारा ही जो है, ठीक है ना, इसके लिए भी सब्जेक्ट है ये, तो ये कॉमन सब्जेक्ट हो गया ना। तो यहाँ पे बीइंग इल से पहले आप ही लगाने की जरूरत नहीं है। इट तो देखो आएगा ही नहीं, क्योंकि इट तो नॉन लिविंग, इट मतलब क्या है? वहां पे रेनी डे था, यहाँ पे इल कौन होगा? व्यक्ति ही होगा, क्लियर है। तो इसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे जो ही है, इसी के बारे में बात करी जा रही है कि बीमार होने की वजह से उसने घर पे रहने का निर्णय लिया, इसलिए यहाँ पे ही का हम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? कॉमन हो गया दोनों की। उधर कॉमन नहीं था, उधर रेनी डे अलग था और ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम अलग था, इसलिए हम लोगों ने वहां पे क्या करा? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पे इट का यूज करा, क्लियर है। चलो तो एक एग्जांपल तो मैंने आपको कवर करा दिया। दिस इज द गर्ल whom I think had won the gold medal in the dance competition. इसमें बहुत दिक्कतें होती हैं स्टूडेंट्स को हु और whom के यूज में, कि रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे हु आएगा hum।
अभी फिलहाल मैं बेसिक सी जानकारी दूंगा सिर्फ इस एग्जांपल के माध्यम से, क्लियर है? फिर जब मैं एक थॉरो सा सेशन बनाऊंगा ना प्रोनाउन का, उसमें मैं आपको हु और हुम पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करा दूंगा, इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। फिलहाल ये बेसिक सा सवाल है, मैं बताता हूँ, देखो क्या है। बात आती है कि जब इस तरीके के सेंटेंस आते हैं ना, दिस इज द गर्ल whom आई थिंक हैड वन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन, यहाँ पे बेसिकली जो डाउट होता है, जो क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं, वो आते हैं किस पे, कि हु का यूज करें या हुम का। दोनों के दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट में भी बताया था शायद, और प्रोनाउन में भी शायद डिस्कस करा होगा हम लोगों ने। बात ये होती है कि हु जो है हु जो है वो सब्जेक्टिव केस का क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, और हुम क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक है ना? क्लियर है? अब देखो कैसे, इस वाले वाक्य को देखो, इसको पहचानने का तरीका भी सिंपल होता है। दिस इज द गर्ल, मान लो हमारा वाक्य यहीं खत्म होता है, दिस इज द गर्ल, यह है वो लड़की। भले ये सेंटेंस आधा तो रहा है, पर ये हो सकता है कि एक चलती हुई कॉन्वर्सेशन का वाक्य हो, कि हाँ भैया कौन है वो लड़की, हाँ यार कौन लड़की थी वो, की जो जीती थी, दिस इज द गर्ल या शी इज द गर्ल, ये है वो, ये जीती थी। तो यहाँ मेरा सेंटेंस पूरा हो गया। क्लियर है? अच्छा अब देखो, आई थिंक, आई के साथ यहाँ वर्ब क्या हो गई है, आई के लिए हमारे पास वर्ब हो गई या नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। आई जो है इस सब्जेक्ट के लिए हमारे पास क्या हो गई, वर्ब हो गई, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आई थिंक हैड वन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन। अब देखो हमारा जो खाली क्लॉज बच रहा है, वो क्या बच रहा है, हैड वन द गोल्ड मेडल बच रहा है ना। इसको मैं और अच्छे तरीके से समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है। हैड वन द गोल्ड मेडल, आई के लिए सब्जेक्ट और वर्ब आ गई थिंक, दिस इज द गर्ल भी चलो सेंटेंस पूरा हो गया। अब आपको समझना है कि दिस इज द गर्ल में एक क्लॉज तो चलो इसे मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब होगी, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, गर्ल कॉमन नाउन हो गया, दिस इज द गर्ल whom I think had won the gold medal। अब आपको समझना है कि यहाँ पे who आएगा या whom, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो करेगा आगे की जानकारी पे। अब मैंने अपने तो वर्ब लगा दी आई थिंक, ये हैड वन द गोल्ड मेडल, मुझे ऐसा लगता है, या मैं ऐसा है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है यही वो लड़की है जो गोल्ड मेडल जीती। तो यहाँ पे गोल्ड मेडल कौन जीता है, हैड वन, ठीक है, यहाँ पे गोल्ड मेडल कौन जीता है, लड़की जीती है। इसका मतलब लड़की इसके लिए क्या हो गई, इस वाले वाक्य के लिए गर्ल क्या हो गई, ऑब्वियस ही बात है, इस वाले वाक्य के लिए क्या होगी, गर्ल सब्जेक्ट हो गई। समझ में आया? तो इसका मतलब जब गर्ल सब्जेक्ट हो गई तो हुम क्यों आएगा भाई, फिर क्या आना चाहिए, who। क्लियर है? ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो ऐसे करना है आपको ये वाला सेंटेंस सॉल्व, बहुत आसान था, मैं इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और लॉजिकल वे में लेके आऊंगा इसको समझाने का आप लोगों को। क्लियर है? तो आपको ये समझनी है कि आई के साथ जो थिंक है वो सब्जेक्ट और वर्ब पूरा हो गया हमारे पास। हैड वन द गोल्ड मेडल, अब किसके लिए कौन बचा, मुझे लगता है कि कौन जीता। ऑब्वियसली बात है, सेंटेंस पढ़ के दिख रहा है कि गर्ल के बारे में बात हो रही है, कि मुझे लगता है कि ये वो लड़की है जो जीती है। क्लियर है? तो हैड वन द गोल्ड मेडल का मतलब क्या हुआ, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरी मेन वर्ब है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा यहाँ पे मेरा, उसके लिए गर्ल क्या होगी, सब्जेक्ट हो गई। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होना चाहिए, फिर वो होना चाहिए। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? अब चलो एक एग्जांपल और देखो, यहीं पे देखो, इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द मैन हु whom I met yesterday। बहुत बेसिक सा तरीका है, और लोग और बहुत अप्रोच लगाते हैं इसमें अलग अलग तरीके से, ठीक है। मैं सब बता दूंगा जो आपको कन्वीनियंट लगे। अब देखो, अब तुम देखोगे सेंटेंस की फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, वही है बिल्कुल ऑलमोस्ट, है ना। दिस इज द मैन से शुरू करा हुआ, गर्ल था या मैंने मैन कर दिया। दिस इज द मैन हु स्लैश whom I met yesterday, है ना, कि ये वह आदमी है जिससे मैं मिला। अच्छा, अब देखो, अब तुम बोलोगे कि दिस इज द मैन, तो चलो ठीक है सर, यहाँ सेंटेंस मान लेते हैं, पूरा मान लेते हैं कि ये वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई, इसके बाद ये मैन जो है कॉमन नाउन मेरा कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलो ठीक है, अब देखो, आई मेट यस्टरडे, ठीक है। अब देखो यहाँ आई के लिए हमारे पास वर्ब कौन सी हो गई, मेट हो गई। क्लियर है? अब देखो मैं लिख रहा हूं आई मेट, ये सब्जेक्ट है, आई, ये वर्ब हो गई मेट। क्लियर है? अब मुझे देखना है कि क्या आई मेट, क्या मेरे इस वाक्य में कहीं ये सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट है कहीं, क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं ना। क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत थी नहीं, ठीक है। यहाँ तो क्लियर पता चल रहा था कि लड़की वो जीती है डांस कंपटीशन में, मेडल जीती है। अब देखो यहाँ, दिस इज द मैन हु whom आई मेट yesterday, आई मेट सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब देखो आई मेट,
ये आदमी तो वो आदमी, अब सेंटेंस पढ़ के आपको पता नहीं लग रहा है यहाँ पे कि आई मेट हूम दिस मैन, दिस इज द मैन हु ऑब्लिक हुम आई मेट यस्टरडे। मैं मिला किससे, इस आदमी से कल। मिलने वाला काम, मिलने का एक्शन करने वाला कौन था, मैं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। क्लियर आ गया। मेट, अब तुमने ये देखना है कि जिससे मैं मिला क्या उसका वर्णन मैंने वाक्य में कर रखा है। तुम कहोगे हाँ सर, पढ़ के पता तो चल रहा है कि यही वो आदमी है जिससे आप कल मिले थे। तो आप मिले थे कल इस आदमी से, आई सब्जेक्ट हो गया, मेट वर्ब हो गया, और मिले किससे थे, इस आदमी से, ये ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये हु क्या कर रहा है, इसके साथ क्या आना चाहिए, हु। दिस इज द मैन whom I met yesterday। क्लियर है। अब एक एग्जांपल और दूं इसका, मैं कैसे सॉल्व करता था, देखो इसे अपने टाइम पे मैं ऐसे करता था, देखो हु मेट whom, जो वर्ब है उसको वैसे ही लगा दिया, हु मेट whom। अब देखो यहाँ पे क्या है, तुम कहोगे हु मेट whom, आई मेट, मैं मिला, आई सब्जेक्ट, मेट। अब तुम इस whom को देखो, आई मेट whom, मैं किससे मिला था, वाक्य में है कहीं, हाँ ये मैन। तुमने जैसे ही देखा, अरे मैन तो ऑब्जेक्ट के नीचे आ गया, लो whom आंसर है। मैं ऐसे सॉल्व करता था, ऐसे अपने तरीके से। क्लियर है। इसका एक लॉजिक और है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा लंबा चलेगा नहीं तो सेशन। क्लियर है जी। ठीक है, हु और whom पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसी के साथ आज का लास्ट सवाल डिस्कस करते हैं। Wherever they go, Indians easily adapt to local circumstances। ठीक है, एक वर्ड होता है ना हमारे पास, एक्लिमेटाइज। एक्लिमेटाइज का मतलब क्या हुआ, आसपास का जो भी नई, जैसे आदमी कहीं नई कंडीशंस में जाता है, वेदर कंडीशंस होती है, नई क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, है ना, तो वहां एडजस्ट कर जाता है, एक्लिमेटाइज हो जाता है वो, है ना, हैबिचुअल हो जाता है, यूज्ड टू हो जाता है, उसे बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो wherever they go, Indians easily adapt। Indians easily adapt, ट्रांसिटिव वर्ब है। अडेप्ट व्हाट, या अडेप्ट whom। गोद ले रहे हो, ठीक है, वो अडॉप्ट हो जाएगा। ठीक है, अडेप्ट व्हाट, अडेप्ट, ठीक है ना, तो यहाँ पे अडेप्ट व्हाट ही आएगा कंडीशंस के हिसाब से, whom तो नहीं आएगा, whom तो अडॉप्ट के लिए हो जाएगा। ठीक है, अडेप्ट व्हाट, तो wherever they go Indians easily adapt। ठीक है, तो जब ट्रांसिटिव वर्ब है, क्लियर है, आपको समझना है तो उसको ऑब्जेक्ट हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, wherever they go Indians easily adapt themselves to local circumstances। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अपना सेशन समाप्त करते हैं। ठीक है, आने वाले सेशन में मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगा। अभी क्या करा है कि मैंने टॉपिक वाइज जो जो पढ़ा है आपको, उस पर बेस हमने क्वेश्चंस करवाए मैंने आप लोगों को। ठीक है, अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि अब एक मिक्स सेशन हो जाए। अब तक जो भी लेक्चर्स हुए थे हमारे, उसमें एक मिक्स सेशन हो जाए, मिक्स क्वेश्चंस का। ठीक है, तो चलिए फिर, बाकी हमारे साथ चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, धन्यवाद।